तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहताश शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स पर आज लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। तो आज हम लेक्चर फर्स्ट पढ़ रहे होंगे बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का। तो इससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि मैं पिछले मंडे से वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो लेकिन इस मंडे से आप निश्चिंत हो जाइए, रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही होंगी। ठीक है, और फिजिक्स की भी। और आप लोगों को सरप्राइज़ कर दूं कि फ़िज़िक्स के साथ साथ मैं मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँगा, क्लास 11th प्लस 12th की। ठीक है, तो आप वहाँ से पूरा कंटेंट ले सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो अपना 11th और 12th का, जो चाहे वो यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे वो जेई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उनके लिए सफिशियंट होगा जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और जो यहाँ पर समझा रहा हूँगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और ज़्यादा फोकस जो करना है वो आपको समझने पर ही करना है। ठीक है, क्योंकि जितना हो सकता है आप समझिए। और क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से आकर अपलोड कर सकते हो। फिर चाहे आप उनका प्रिंट निकलवाइए या फिर आप खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो। और यहाँ पर मेरा पूरा मतलब यह है कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझो, अपनी तैयारी करो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेक्चर होगा वो फिजिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, तो आप ये मत सोचना कि हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है। ठीक है, हमारी भी 1 या 2 दिन बाद मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो भी अपलोड होंगी क्लास 11th और 12th के लिए, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो फिजिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो बिना देर किए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा है आज का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पर होने वाला है। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर फर्स्ट है। इसके ऊपर हो सकता है 3 या 4 लेक्चर हो सकते हैं, 4 भी लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमारा कंटेंट्स होगा, ठीक है, जो कंटेंट्स होगा जो हम पहले पढ़ रहे होंगे वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स के लिए जो इंट्रोडक्शन होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हमारा आ रहा होगा एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, फिर हम नंबर 3 पर पढ़ रहे होंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे हम, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे बेसिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक होगा फंक्शन पर। छठा टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, जो 7वां टॉपिक होगा वो होगा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन पर। ठीक है, और हम जो हमारा 8वां टॉपिक होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये लेक्चर्स लेने हैं सारे, अगर आपको फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स को समझना है। ठीक है, तो हम अपनी बिना किसी देरी के पहली हेडिंग को शुरू करते हैं। जो हमारी पहली हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊं तो मैथमेटिक्स का जो रोल है वो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स में ना पढ़ो तो फिजिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बन के रह जाता है। ठीक है, और हमें थ्योरेटिकल पढ़ना नहीं है, हमें सारे डेरिवेशन और क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इज़ द सपोर्टिंग टूल फॉर फिजिक्स। ठीक है, अगर फिजिक्स के ना मतलब हिसाब से देखा जाए तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है फिजिक्स के लिए। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप फिजिक्स को डेप्थ में बिल्कुल नहीं समझ सकते। ठीक है, तो फिजिक्स को चाहे आपको डेप्थ में समझना हो या अच्छे तरीके से समझना हो तो मैथमेटिक्स आना आपको नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैथमेटिक्स इज़ द supporting
टूल फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो मैंने अपना एक लाइन में इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया। हम चलते हैं अपनी दूसरी हेडिंग की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी हमारी एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, आपको अभी लिखने पर फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ अभी समझने पर फोकस करना है। हैंड राइटेड नोट्स तो आपको गिवन कर ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट्री अलजेब्रा की बात करूं तो हमारा एलिमेंट्री अलजेब्रा में सबसे पहले कुछ कॉमन फॉर्मूलेज आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उन्हें ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉमन फार्मूला में हमारा क्या हो गया, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा प्राचीन काल में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हमारे तीसरी हेडिंग, तीसरा फार्मूला जो आ जाता है वो हो जाता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, हमारा चौथा नंबर का फॉर्मूला जो आ जाता है वो हमारा हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है पांचवा फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, जो हमारा छठा फॉर्मूला आ जाता है वो हो जाता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर आ जाता है हमारा सातवां फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है हमारे पास 4ab। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अगला फॉर्मूला आ जाता है, वो हमारा हो जाता है आठवां फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि होता है हमारा 2 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे के जो दो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए, आपको पूरा खोल के नहीं दिखाना, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना, आपको डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे भी आपने बचपन में याद ही किए होंगे, बचपन से मेरा मतलब 4th या 5th में आपको याद कराए जाते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मतलब ज़रूरी है याद करना, अगर ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि हमारे बायो से होंगे। ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स भी होंगे जो ये फिजिक्स का लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनके में मैथमेटिक्स इतना मतलब डीप से होता नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत ही मैथमेटिक्स उन्हें शुरू में पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में अगर यहाँ पर देखूँ तो वहाँ भी मतलब अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का ये अच्छा लेक्चर है। ठीक है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला आ जाता है एलिमेंट्री अलजेब्रा में जो हमारी अगली हेडिंग आती है वो होती है हमारी पॉलिनोमियल लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ रहे होंगे कि हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने रियल पॉलिनोमियल ही उठा लेते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं रियल पॉलिनोमियल की बात करूँ तो मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पर लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो लेट कर लो, लेट अगर हमारे पास a0 a1 और a2, ठीक है, डेट डेट डेस an तक हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं। ठीक है, बी ए रियल नंबर्स। ठीक है, एंड और हमारे पास एक एक्स है जो कि हमारे पास एक रियल वेरिएबल है। ठीक है, तो हम रियल पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर डैश 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 an एक्स की पावर n। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने रियल पॉलिनोमियल को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज कॉल्ड ए रियल पॉलिनोमियल।
ठीक है। फिर उसके बाद में वो हमसे पूछता है कि रियल पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो, ठीक है, तो वो डिग्री क्या होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिग्री और इंडेक्स ऑफ ए पोलिनोमियल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री ऑफ और इंडेक्स ऑफ ए रियल पोलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मैं डिग्री की बात करूँ, ठीक है, पोलिनोमियल की डिग्री की बात करूँ, तो डिग्री जो हमारी होती है, ठीक है, हमारे पास मान लो कोई पोलिनोमियल इक्वेशंस दे रखी है और वो इसमें हमसे कह रहा है कि हमें इस पोलिनोमियल इक्वेशंस की डिग्री बताइए। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन में, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट पावर अपेयरिंग इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से लेकर चलता हूँ, डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ पर लूँ एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 8x प्लस 3, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि हमारे यहाँ पर पोलिनोमियल डिग्री क्या हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हमारी पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी, तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहाँ पर हमारी x की पावर क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पर हमारी x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इसकी पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी, इसकी पोलिनोमियल डिग्री होगी 3, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पोलिनोमियल डिग्री मतलब किस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि ये ज़रूरी नहीं कि किसी सिंगल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप नोट में करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे डायरेक्ट मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा देख रखा है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x² वाई प्लस y² प्लस 2, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें बात करूँ, ठीक है, इस वाले एग्जांपल में अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसमें हमारी पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, तो आप कहोगे कि इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो हमारी मतलब पोलिनोमियल डिग्री भी 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम सिंगल वेरिएबल को नहीं लेते हैं, ठीक है। हम पूरे को क्या लेंगे, हम x² वाई को पूरे को ले रहे होंगे, ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है 2 और y की पावर कितनी है 1, तो दोनों को जोड़ के हमारी पोलिनोमियल डिग्री आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें पोलिनोमियल डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर वो हमसे पूछने लग जाएगी पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है, ये हमारा आ गया रियल पोलिनोमियल, फिर हमारा आ जाता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि उसमें जो हमारी डिग्री होगी वो यूनिट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि इक्वेशन हैविंग टर्म्स ऑफ यूनिट डिग्री, ठीक है। अगर इक्वेशन में यूनिट डिग्री है तो वो क्या होगी, वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन हैविंग टर्म्स ऑफ यूनिट डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। अगर जैसे मैंने ले लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा x है, वो x की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है, ठीक है। यहाँ पर y की जो पावर है मतलब y की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है। तो ये जो हमारे पास हो जाएगी वो लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों की यूनिट डिग्री है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ही यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर x प्लस वाई इजिकल टू 2 दे रखा है तो ये किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि इस तरीके से हमारे पास x एक्सेस और y एक्सेस होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये x एक्सेस पर, यहाँ पर ये y एक्सेस होगी, यहाँ पर ये 1 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है। तो पहले x इजिकल टू 0 करेंगे तो y इजिकल टू 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और y इजिकल टू 0 करेंगे तो x इजिकल टू 2। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी लाइन होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा होता है वो आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारी यूनिट डिग्री आ रही थी, ठीक है। इसमें हमारी क्या आ गई, इसमें हमारी सेकंड डिग्री आएगी। तो अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, तो जिन इक्वेशंस में हमारी सेकंड डिग्री दे रखी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। मैं इसकी जनरल फॉर्म पर लेके चलता हूँ।
जनरल फॉर्म इसकी किस तरीके की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर जो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो सेकंड डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, रियल पोलिनोमियल पढ़ा। ठीक है, रियल पोलिनोमियल में क्या हो जाएगा कि हमारे पास ए नोड ए वन ए टू एन तक रियल नंबर्स थे। ठीक है, और एक्स एक रियल वेरिएबल था। ठीक है, तो रियल पोलिनोमियल के इस तरीके से हम शो कर देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू ए नोड प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और डेट डेट डेस करके ए एन एक्स की पावर एन तक। ठीक है, फिर उसके बाद वो डिग्री पूछ लेता पोलिनोमियल की, तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री होती है। फिर वो हमसे लीनियर इक्वेशन पूछ लेगा, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है जिसकी क्या है, जो एक यूनिट डिग्री इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। ठीक है, और इसकी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे कई पार्ट्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेता है, जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं रूट्स से आपको सीधा सीधा बताऊँ तो एक्स का वह मान, ठीक है, अगर मैं एक्स का ऐसा मान यहाँ पर रख दूँ जिससे ये इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन को हमारा वो कर रहा हो। ठीक है, तो जो एक्स का वह मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा हो, जो सेटिस्फाई कर रहा हो, वो हमारा क्या होगा, वो इसका रूट्स होगा। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसके हमेशा दो रूट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स दो होंगे। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मान लो इसके रूट्स क्या है हमारे पास, एल्फा कोमा बीटा है। ठीक है, तो मैं एल्फा को रिप्रेजेंट करूँगा, एल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये अल्फा रूट हो जाता है हमारा। उसके बाद हमारा बीटा रूट आ जाता है, वो हो जाता है माइनस का बी प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमारा माइनस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, जहाँ बी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी क्या है हमारा एक कोस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्फ़ा और बीटा के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो इसी में हमारे पास हमसे क्या पूछ लेता है कि वो हमसे रूट्स का सम पूछ लेता है, रूट्स का प्रोडक्ट पूछ सकता है, रूट्स का डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं अगर वो रूट्स का सम पूछेगा तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, फिर उसके बाद उसको निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हमें इस तरीके से नहीं निकालना है। हमें किस तरीके से निकालना है, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होता है। तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट पता होंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, एग्जाम में आप जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो, जल्दी क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे जेईई नीट का एग्ज़ाम हो गया तो वहाँ आपको टाइम थोड़ा कम मिल जाता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो आप जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो, भले ही आपको क्वेश्चन आता हो। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं फॉर्मूला कुछ भूल रहे हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस जल्दी नहीं बना पाते हो, जहाँ आपका थोड़ा सा टाइम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको रूल्स याद करने की सजेशन दूंगा कि आपको रूल्स ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमारे पास वो पूछ लेता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, तो सम की बात करूँ तो हमारे पास रूट्स क्या था, एल्फ़ा था, और एल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो हमारा होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इन रूट्स के प्रोडक्ट की बात अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करूँ तो वो हमारा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको कि बी क्या होता है और हमारा ए क्या होता है। बी होता है हमारा एक्स का गुणांक और ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी हमारा होता है मतलब सी हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ए क्या हो जाता है हमारे पास, ए हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर उसके बाद वो हमसे क्या पूछ लेता है, हमसे वो डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, वो हमसे सम पूछ लेता है, प्रोडक्ट पूछ लेता है, और क्या पूछ सकता है वो हमसे डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंस को किससे शो करेंगे हम, अल्फ़ा माइनस बीटा से।
ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करूँ तो वो हमारा होगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, 2a नहीं होगा, a होगा, ये थोड़ा याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास सम ऑफ इट्स रूट्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, डिफरेंस हो गया। ठीक है, सम क्या होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, और डिफरेंस क्या होता है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो एलजेब्रा में जो अगली हेडिंग आती है वो होती है हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगली हेडिंग आती है हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको बताऊं सीधी सीधी भाषा में, अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कम से कम 2 टर्म्स रखता हो, मतलब 2 टर्म्स कंटेन करता हो, वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बताऊं, एग्जांपल में हमारा क्या हो गया, a प्लस बी हो गई। ठीक है, तो a प्लस बी क्या है हमारे पास 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है, एक a है एक b है, तो क्या हो जाएगा, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। x प्लस 3y हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें भी कितने टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है, एक x है और एक y है। ठीक है, यानी कि 3y है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, चिंता मत करो, वो आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आ जाती है कि किस तरीके से थ्योरम होती है। अब हमने देख तो लिया कि हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होगी किस तरीके से, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीगर इंडेक्स, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, अभी आपको इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर इंडेक्स क्या है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स क्या है, वो अभी मैं आपको आगे आगे सारा आपका डाउट क्लियर करता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ बाइनोमियल थ्योरम की, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, तो जो हमारे पास जनरल फॉर्म दे रखी होगी वो किस रूप में दे रखी होगी, वो दे रखी होगी x प्लस ए की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, जनरल फॉर्म हो जाती है, जहाँ हमारा n इजिकल टू क्या होता है, n इजिकल टू होता है हमारा इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा x कोमा ए है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो n हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो इंडेक्स हो जाता है, और जो x कोमा ए हो जाते हैं वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो हो जाता है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे जो बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेट्स होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम स्टेट्स। ठीक है, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, मान लो x प्लस ए की पावर n है, तो इसे हम किस तरीके से बोलेंगे, ऐसे हम लिखेंगे NC0 x की पावर n। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और इंटू ए की पावर 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और ए की पावर 2। ठीक है, फिर ये आगे धीरे 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 करके चलता जाएगा, फिर प्लस करके फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो r हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, NCR x की पावर n माइनस आर और a की पावर r। ठीक है, फिर यह कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, फिर r की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारी n। तो लास्ट में जाकर ये हो जाता है हमारा NCn। अब यहाँ पर x की पावर n माइनस एन करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए की पावर कितनी हो जाएगी, एन। एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, तो एन सी एन इंटू ए की पावर एन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारी जो बायनोमियल थ्योरम तो हो गई है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हो उस थ्योरम को देख करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ो, पहले मैं आपसे ये पूछूं कि NC0 को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करता हूँ, NC1 या NC0 या NC2 NCR NCN मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है, लेकिन इनका मतलब है क्या। ठीक है, असल में ये है क्या, तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो हमारा NCR है, ठीक है, वो किस तरह वो होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NCR इज इक्वल टू, तो वो होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल, ठीक है, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारा एन सी आर का मान होता है। अब आप बोलोगे कि हमारा जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल एन, ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डेस्टेटस थ्री इंटू टू इंटू, यानी कि जो एन फैक्टोरियल होता है वो हमारा एन नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एन फैक्टोरियल कहते हैं। मान लो एग्जांपल में ले लो, ठीक है, एग्जांपल में अगर मैं ले लूँ 5 फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अगर 5 फैक्टोरियल का मान मैं निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120 120 बन जा 120, कितना है 120। इस तरीके से हम क्या करता है फैक्टोरियल एन का ही मान निकाल सकता है। एन की जगह हमारा क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर से, तो एन की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा वापस को जाते हैं, वापस चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मैं ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को देखकर हम किस तरीके से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी होंगी, तो आप क्या बता सकते हो कि टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है। आप सीधे सीधे गिन लो, यहाँ पर ए की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर ए की पावर कितनी है एन है, तो अगर हम टोटल टर्म्स की बात करूँ तो कितनी हो जाएंगी, वो एन प्लस वन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई एन, और ए की हमारी ये हो गई, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाती है हमारे पास 1 हो जाती है। अब एक चीज़ और हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स की पावर एन है, ठीक है, यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस वन हो रही है, फिर एन में जाके एक्स की पावर कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो एक्स की पावर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है 1 से, ठीक है, और ए की पावर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है 1 से, मतलब इंक्रीज़ हो रही है 1 से, ठीक है, एक्स की पावर डिक्रीज़ हो रही है 1 से, और जो हमारी ए की पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है 1 से, ठीक है। तो ये भी आपको देखना चाहिए। और अगर हम एक्स की और ए की पावर का सम करें, ठीक है, जैसे एक्स की पावर मान लो यहीं पर ही मान लो कितनी है एन है, यहाँ पर कितनी है हमारे पास एन माइनस वन है, और यहाँ पर कितनी है ए की पावर 1 है। अगर हम इनकी पावर का सम करें, ठीक है, एन माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना आएगा, ये हमेशा एन ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्स की पावर और ए की पावर का जो सम होता है वो हमेशा एन ही आता है, ठीक है। और जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसा अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो एन सी वन का मान होता है वो कितना होता है, एन सी वन का मान हमारे पास एन होता है, एन सी एन का मान जो होता है वो हमारे पास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और हमारे पास जो टोटल टर्म्स होती हैं, अगर एन हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होंगी, एन अगर हमारे पास है पॉजिटिव तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होंगी, वो होंगी एन प्लस वन, ठीक है। और अगर हमारा एन है क्या है नेगेटिव है, ठीक है, तो टोटल टर्म्स हमारी कितने हो जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव है तो एन प्लस वन हो रहा है, और अगर हम नेगेटिव टोटल मतलब एन का मान अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा एक्स प्लस ए की पावर एन का हमने अभी विस्तार करा था, ठीक है, तो बहुत काफ़ी लंबा सा आ रहा था वो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक्स का मान दे रखा होता है, ठीक है, ये किस रूप में दे रखा होगा ए प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, इसका विस्तार भी करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारे पास एक्स का मोड दे रखा होता है वेरी वेरी लेस देन दे रखा होता है 1 से, ठीक है। तो हमारे पास फिर हमें इस तरह बड़ा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कुछ कॉमन फॉर्मूला हो जाता है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन का क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का क्या हो जाता है 1 माइनस एन एक्स हो जाता है। 1 माइनस एक्स की पावर एन का क्या हो जाता है 1 माइनस एन एक्स हो जाता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको फिर इतना बड़ा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं होती कि इतना बड़ा विस्तार करें हम, ठीक है। अगर एक्स का मान वेरी वेरी लेस देन 1 है, ठीक है, अभी अब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको उसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर क्या होती है एन होती है, तो 1 प्लस एन एक्स होता है हो जाता है। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर एन है तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, और अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये और अदरवाइज हमारा क्या होता है, अदरवाइज वो भी तो पता होना चाहिए ना। ये तो हमारा किस वजह से, ये तो हमारी कोई कंडीशन हो गई, ठीक है, एक कंडीशन हो गई जो अगर सेटिस्फाई कर रही होगी तो हम ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। लेकिन अदरवाइज़ हमारे पास क्या होता है, तो अदरवाइज़ हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो विस्तार जो हम करते हैं तो वो हमारा आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन
अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस आ जाता है हमारा, नीचे लिख दूँ मैं यहाँ पर, फिर प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x इंटू एक्स की पावर हो जाती है हमारे पास 3, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है, कहाँ तक जाता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे अभी तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। PYQs नहीं है अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपका पहला क्वेश्चन बताऊँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिख रहा हूँ कैलकुलेट 1001 की पावर 1/3, ठीक है। तो अगर आपको उसका मतलब उस तरीके से विस्तार करने लग गया तो वो काफ़ी बड़ा पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं 1001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। सीधा सीधा मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 1000 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 1000 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा मेरे, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 अपॉन यह कितना बचेगा, ये 1000 बचेगा, ठीक है। और पावर कितनी चल रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी पावर 1/3 है तो यहाँ पर भी पावर कितनी होगी, 1/3 होगी। और यहाँ पर भी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। हो गई हमारी 1/3 पावर। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा 1000 का, तो वो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 0.001 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा 1000 से तो 0.001 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/। अब हमारे पास ये तो 1 आ गया, ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास काफ़ी छोटी दे रखी है एक्स के मुकाबले में। अगर हम एक्स के मुकाबले में एक्स की मतलब एक के मुकाबले में एक्स की वैल्यू देखें तो वो काफ़ी छोटी दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसका विस्तार कर सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा 0.001, ठीक है। चूँकि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस एन एक्स ही तो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है हमारे पास ये। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस, और जब मैं 1/3 की मल्टीप्लाई करूँगा 0.001 से, तो वो मेरे पास आता है 0.00333, ठीक है। आगे तक चलते जाता है। फिर अगर मैं इसे यहाँ पर जोड़ूँ तो ये हो जाता है हमारे पास 10.00333, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है निकल कर। तो इस तरीके के भी बहुत सा, अब फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा चल रही होती है, ठीक है। फिजिक्स में कैलकुलेशन ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और नहीं होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए आपको रेगुलर हमारी वीडियो देखनी जो अपलोड हो रही होंगी, ठीक है। अब अगर मैं अगला और क्वेश्चन करूँ, जैसे मैं कहूँ कि एक्सपेंड करो किस चीज़ को, एक्सपेंड करो 1 प्लस एक्स की पावर -3, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, अब 1 प्लस एक्स की पावर -3 है, अब इसे तो हम जो हमारा पूरा फॉर्मूला होता है उसी तरीके से करेंगे। तो इसे हम किस तरीके से कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 प्लस एक्स की पावर -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस -3 इंटू एक्स, ठीक है। मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, प्लस -3 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इंटू में क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस -3 -2 -1, फिर -3 -2, ठीक है। बटे में क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या होता है, एक्स का क्यूब। डेट इस तरह कहाँ तक चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट तक क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो कैसी है, जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब एन की वैल्यू, जो हमारा इंडेक्स होता है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा जो विस्तार होता है वो अनंत तक चलता रहता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3x, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 निकाल सकते हो। 2 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालोगे, 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -60 इंटू 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और एक्स का क्यूब, ये कहाँ तक चलता रहेगा, अनंत तक। फिर उसके बाद में इसे लिखेंगे हम 1 - 3x, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा ये 2 छिक्का 12, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी हमारा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6x², ये कितना हो जाएगा -10
एक्स का क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, अनंत तक, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी स्पीड में लगी हो या फिर तेज़ लगी हो या फिर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हो तो आपको बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर दोबारा भी देख सकते हो। अगर आपको इसे 1x पर नहीं देखना तो आप इसे 2x पर भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। दोबारा भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।